जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 है जनाब, ड्राइंग एंड क्योरिंग ऑफ पेंट फिल्म। गुज़श्ता लेक्चर्स के दौरान हमने जो सीखा, हमने कहा कि पेंट जो है वो कुछ अहम अज्जा पर मुश्तमिल है, अहम इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें बाइंडर, पिगमेंट एंड अदर एडिटिव्स और सॉल्वेंट्स हैं। कुछ ऐसे पेंट्स होते हैं जो जिनमें सॉल्वेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सॉल्वेंट फ्री होते हैं, पाउडर पेंट्स होते हैं, मल्टी कंपोनेंट लिक्विड पेंट्स या सॉल्वेंट बॉर्न पेंट्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि विदाउट पिगमेंट भी हो सकते हैं, वार्निश वगैरह की हमने मिसाल ली। लेकिन हमने कहा बाइंडर एक अहम चीज है जो पेंट का लाजम जुज़ है। अक्सर जो लिक्विड कंटेनिंग पेंट्स हैं, जब भी हम पेंट को सरफेस के ऊपर लगाते हैं तो लिक्विड से वो ड्राई फॉर्म में तब्दील होता है। जब लिक्विड से ड्राई फॉर्म में ये तब्दीली है ना, इस तब्दीली को ड्राइंग एंड क्योरिंग कहते हैं, ड्राइंग या क्योरिंग। ठीक है, इस ड्राइंग एंड क्योरिंग को ही आज हमने सीखना है, समझना है। क्लियर? दोबारा दोहरा दूं कि जब आप पेंट लगाते हैं, पेंट वेट फॉर्म में होता है। वही पेंट जब सॉलिड कोटिंग में तब्दील हो जाता है, सॉलिड फिल्म में तब्दील हो जाता है, तो फिर ये जो तब्दीली है ना, इस तब्दीली का नाम ही ड्राइंग एंड क्योरिंग है बेसिक। ठीक है, अब ये जो तब्दीली आ रही होती है ना कि ड्राइंग एंड क्योरिंग की, ये इसके अंदर या तो कोई एक या सेट ऑफ मैकेनिज्म, यानी कई मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व हो सकते हैं भैया के वक्त, और किसी एक मैकेनिज्म के तहत भी ये तब्दीली आ सकती है। इस चैप्टर के अंदर हमने वो मैकेनिज्म्स डिस्कस करने हैं, 4 टोटल मैकेनिज्म, जिनमें पहला मैकेनिज्म सॉल्वेंट इवेपोरेशन है, दूसरा मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन है, तीसरा मैकेनिज्म केमिकल क्योरिंग है, और चौथा मैकेनिज्म जो है वो कोलेसेंस है। ठीक है, ये वाला। अब बेटा ये 4 मैकेनिज्म्स हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। मैं फिर दोहरा दूं, मैंने बड़ी मोटी मोटी बातें की। हमने कहा कि जब हम पेंट लगाते हैं तो वो लिक्विड फिल्म यानी वेट फिल्म से ड्राई फिल्म में तब्दील होता है। इस तब्दीली की वजह कोई या तो किसी एक मैकेनिज्म का होना, या 4 मैकेनिज्म में से सेट ऑफ मैकेनिज्म, 2, 3 या चारों मैकेनिज्म का होना, उसके नतीजे में ये तब्दीली आ रही होती है। ये जो मैकेनिज्म्स है वो सिर्फ 4 है, जिनमें हमने पढ़ा सॉल्वेंट इवेपोरेशन, फिर हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, तीसरा हमने पढ़ा केमिकल क्योरिंग, और चौथा जो है वो कोलेसेंस। बस ये 4 बातें हमने इस छोटे से चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। ये चैप्टर जो है ना वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ ये तब्दीली आ रही होती है ना किसी एक मैकेनिज्म या सेट ऑफ मैकेनिज्म के तहत, वहां कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो जो है ना इस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं ड्राइंग एंड क्योरिंग के ऊपर। जैसे कि टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है। टेम्परेचर जो है वो आपको पता है, ज्यादा हो तो चीज जल्दी खुश्क हो जाया करती है। लेकिन यहाँ पेंट्स की, डिफरेंट पेंट्स की कैटेगरीज है कि कुछ पेंट ऐसे होते हैं जो एम्बियंट टेम्परेचर पर, एम्बियंट टेम्परेचर होता है आपका वहां का रूम टेम्परेचर, जो आम रूम टेम्परेचर है, एम्बियंट टेम्परेचर है, पेंट लगाएं और ये लिक्विड से ड्राई स्टेट में खुद ब खुद तब्दील हो जाए उसी ही टेम्परेचर के ऊपर, एम्बियंट टेम्परेचर पर। तो इस तरह की जो ड्राइंग होती है उसको हम एयर ड्राइंग बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं पेंट जो आप लगाएं तो एम्बियंट टेम्परेचर पर वो ड्राई नहीं होते, फिर क्या करना पड़ता है, हमें टेम्परेचर को एक्सेलरेट करना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। और उसको बढ़ाने के लिए डेफिनेटली हमें कोई टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो है ना वो कुछ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ाना पड़ता है कि एम्बियंट टेम्परेचर तो वो हो गया जो आम एनवायरमेंटल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है आपका। लेकिन बाज दफा रूम टेम्परेचर या एम्बियंट टेम्परेचर से के तक बात नहीं होती, हमें एम्बियंट से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में, या 65 डिग्री सेंटीग्रेड लास्ट लिमिट है, यहां तक टेम्परेचर खुद एक्सेलरेट करवाना पड़ता है। जब आप खुद एक्सेलरेट करवाते हैं तो इस तरह की जो ड्राइंग होती है
इसको फोर्स ड्राइंग बोला जाता है। तीसरी बात क्या है कि यही जो 65 जहाँ पे फोर्स ड्राइंग की समझ लें इख्तिताम होता है, अगर 65 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो और फिर जाके वो लिक्विड से ड्राई फिल्म में तब्दील हो कोटिंग, तो फिर समझे इस तरह की जो ड्राइंग है उसको स्टोविंग बोलते हैं। और इस काम के लिए ओवन्स, इंफ्रारेड रेज और इस तरह की चीजें का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेन चीजें हो गई। टेम्परेचर की बुनियाद पे 3 टर्म्स हैं। एयर ड्राइंग से मुराद एम्बिएंट टेम्परेचर पर ड्राइंग है। फोर्स ड्राइंग से मुराद एम्बिएंट से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक की ड्राइंग है। और स्टोविंग से मुराद अबव 65 डिग्री सेंटीग्रेड, वो चाहे जितना मर्जी हो, फिर वो इसी एक ही कैटेगरी में आता है स्टोविंग में। 3 तरह की ड्राइंग होगी। लेकिन कुछ ऐसे पेंट्स हैं जिसमें ये जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है ना, यानी ये एयर ड्राइंग, फोर्स ड्राइंग या स्टोविंग नहीं हो रही होती ना। वो कहता है इंडस्ट्रियल पेंट्स विद फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे इंट्यूमिसेंट पेंट्स है, आर जनरली इन एयर ड्राइंग कैटेगरी। कहते याद रखें जो पेंट इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल पेंट ज्यादातर यूज होते हैं वो ऊपर एयर ड्राइंग कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, जो एम्बिएंट टेम्परेचर पर ड्राई होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेंट्स हैं जैसे इंट्यूमिसेंट पेंट्स होते हैं। ये जो इंट्यूमिसेंट पेंट्स होते हैं ना, मोस्टली फायर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो इंट्यूमिसेंट पेंट्स होते हैं ना, ये इनको टेम्परेचर ज्यादा मिले ना, हीट ज्यादा मिले, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी वॉल्यूम में बढ़ जाते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं और डेंसिटी इनकी कम हो जाती है। ये ऐसे पेंट्स हैं। तो इनका ये ड्राइंग के ऊपर जो है ना ये इसका कोई असरअंदाज नहीं, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर जाता है। तो इसलिए वो इंट्यूमिसेंट पेंट्स एक्सेप्शनल केस में उसने मिसाल दे दी कि इंट्यूमिसेंट पेंट्स को हम एयर ड्राइंग की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इंडस्ट्रियल पेंट्स। किसके अलावा, इंट्यूमिसेंट पेंट्स के अलावा जो इंडस्ट्रियल पेंट्स हैं वो एयर ड्राइंग के ऊपर जो है वो ड्राई होते हैं, आर जनरली इन द एयर ड्राइंग कैटेगरी and the liquid to solid transition is dependent on one of the following 4 drying mechanism। और नीचे 4 मैकेनिज्म दिए गए, कहते हैं इनमें से किसी एक मैकेनिज्म के तहत जो है वो पेंट फिल्म लिक्विड से ड्राई में या सॉलिड में तब्दील होती है। अब इस पे सबसे पहला जो मैकेनिज्म है दैट इज सॉल्वेंट इवेपोरेशन। पेंट implying this drying mechanism are linear polymer material। सोलवेंट इवेपोरेशन ये पीछे पढ़ के भी आप आए हैं पॉलीमर्स में। हमने पढ़ा कि जो सोल्यूशन पॉलीमर या लीनियर पॉलीमर होते हैं वो बेसिकली सोलवेंट इवेपोरेशन के तहत जो है वो क्योर होते हैं। ड्राइंग एंड क्योरिंग उनकी सोलवेंट इवेपोरेशन मैकेनिज्म के तहत होती है। और लीनियर पॉलीमर में आपने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी। आपने कहा था विनाइल्स थे, क्लोरीनेटेड रबर से, एक्राइलिक था, सेलुलोजिक मटेरियल थे, लैक्वर था, ये सारी चीजें थी। तो सॉल्वेंट इवेपोरेशन क्या बनाते हैं, लीनियर पॉलीमर। और हमने पढ़ा था जो लीनियर पॉलीमर होते हैं ना ये थर्मोप्लास्टिक भी होते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ना ये रिवर्सिबल होते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि ये नॉन कन्वर्टिबल भी होते हैं। क्लियर है। अभी इसी मैकेनिज्म को वो मजीद इन 4 बातों को मजीद खोल के आपके सामने रखेगा इस मैकेनिज्म की डिटेल के अंदर। पेंट्स employing this drying mechanism are linear polymer material, sometimes referred to as a solution polymer। बाज दफा लीनियर पॉलीमर को सोल्यूशन पॉलीमर भी कहते हैं, ये भी बात हमने लास्ट चैप्टर में सीखी। सोल्यूशन पॉलीमर्स डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। सोल्यूशन पॉलीमर किस में डिसॉल्व होते हैं, सॉल्वेंट में। व्हेन द पेंट इज अप्लाइड, जिस सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होते हैं सोल्यूशन पॉलीमर, जब इसको आप पेंट को, इस सोल्यूशन को पेंट को लगा देते हैं तो फिर वही जो सॉल्वेंट है जिसमें सोल्यूशन पॉलीमर डिसॉल्व हुए होते हैं तो वो सॉल्वेंट इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। और इनकी ये जो इवेपोरेशन है वो उसमें मौजूद जो पॉलीमर है जिनको आप सोल्यूशन पॉलीमर हमने कहा था, वो सोल्यूशन पॉलीमर जो है ना वो सैचुरेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, लीनियर पॉलीमर बनाना शुरू कर देते हैं।
ठीक है, कहते ये वो तरीकेकार है जिसके तहत सॉल्वेंट इवेपोरेशन होती है। द पॉलीमर लाई इन अ रैंडम इंटरलॉक लॉकिंग पैटर्न सिमिलर टू द कुक स्पैगेटी और नूडल्स एंड लूजली बॉन्ड टुगेदर बाय सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड। कहते आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें जैसे आपने नूडल देखे, वो एक नूडल पूरा एक उठाए ना तो एक स्ट्रिंग सी बनी हुई है, कहते हैं वो एक बेसिकली समझ लें लीनियर पॉलीमर है। और उस लीनियर पॉलीमर में जैसे पानी अगर आप डाल देते हैं या नूडल्स को पानी में डाल देते हैं तो पानी के अंदर वो पूरे का पूरा पॉलीमर अलग अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे पानी खुश्क होता जाता है वो पॉलीमर जो है वो जो अलग अलग है वो स्पाइरल फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। और जब बिल्कुल ही आप खुश करते तो वो रहता तो वो एक पूरा ही पॉलीमर है, लेकिन जैसे आप उसको छोड़ते हैं या वो क्योर होता है अपने आप को सेटल करता है तो स्पाइरल फॉर्म में कर लेता है। कहते जब ये स्पाइरल फॉर्म में होता है ना, जैसे स्प्रिंग की तरह का स्पाइरल फॉर्म होता है, कहते स्प्रिंग की फॉर्म में जो है ना वो अपने आप को अरेंज करता है, तो उस वक्त उसी लीनियर पॉलीमर के जो जो हिस्से स्पाइरल फॉर्म में जब ये आए हैं तो जो जो हिस्से एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं वहां पे सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाता है जो एक लूज बॉन्ड होता है। कहते इस तरह क्योरिंग है, लेकिन चूंकि हमने इसे कहा कि ये रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल तब होगा जब जब चाहे ये क्योर हो गया उस पैरल फॉर्म में हो, लेकिन अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट को डाल दें तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट उसी सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्पाइरल फॉर्म में होने की वजह से सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड बना था, वीक बॉन्ड बने थे, उनको जाके स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट तोड़ देते हैं। और यही वजह है कि वो लीनियर पॉलीमर दोबारा से सोल्यूशन पॉलीमर में तब्दील हो जाते हैं। यानी सोल्यूशन पॉलीमर है, लगाया सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया, और जहां जहां ये पॉलीमर के हिस्से एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां पे सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, उस वजह से टच यानी बॉन्ड बन गया। लेकिन जैसे ही कोई इसमें कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट डालते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट उन सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद दोबारा से यही लीनियर पॉलीमर जो है वो सोल्यूशन पॉलीमर में रिवर्स हो जाते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये रिवर्सिबल है, ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है और रिवर्सिबल है। कोई केमिकल चेंज नहीं आया, सिंपल सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहे हैं, और इवेपोरेट होने की वजह से वो स्पाइरल फॉर्म में अपने आप को क्योर कर रहे हैं, और स्पाइरल फॉर्म में जब क्योर कर रहा है तो वहां पे सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, और जब दोबारा उसमें हमने कहा सॉल्वेंट डाल दिया जाए तो वही सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब वो टूट जाते हैं तो ये वापस रिवर्स हो जाता है। कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुई, इस वजह से हमने ये कह दिया कि ये नॉन कन्वर्टिबल है। और चूंकि रिवर्स हो गया, सोल्यूशन से लीनियर बना, लीनियर से दोबारा सोल्यूशन भी बन सकता है, इसलिए हम इसे कह देते हैं कि ये थर्मोप्लास्टिक है, रिवर्सिबल है और नॉन कन्वर्टिबल है, क्योंकि केमिकली कन्वर्ट भी नहीं हुआ। क्लियर? Material which can do this are called reversible or non-convertible: chlorinated rubber, vinyl, acrylic, cellulosic material, lacquer fall into this category। तो अक्सर लैक्वर का पूछ लेते हैं कि बताएं जी किस मैकेनिज्म के तहत क्योर होता है, तो याद रखें इसको। तो इसमें मटेरियल लाजम याद रखें, ठीक है, और सॉल्वेंट इवेपोरेशन मैकेनिज्म के तहत अगर ड्राइंग क्योरिंग होती है पेंट की तो वो कौन कौन से पेंट या मटेरियल है उनके नाम याद रखें, इसमें ये अहम है। दूसरी बात क्या है जी, ऑक्सीडेशन। पेंट यूजिंग दिस मैकेनिज्म फॉर्म अ फिल्म बाय ऑक्सीडेटिव क्रॉस लिंकिंग पॉलीमराइजेशन। कहते हैं याद रखें जहाँ जिसमें ऑक्सीडेशन होती है ना वहां पे भी क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन होती है। क्या कैसे? हमने पढ़ा कि क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन होगी तब जब एक तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मुहैया हो रही होगी, और दूसरा पेड़ के अंदर ड्रायर एजेंट डाले होते हैं और वो ड्रायर एजेंट्स ऑक्सीजन मुहैया कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग शुरू हो जाती है। 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग के नतीजे में क्रॉस लिंक पॉलीमर बनना शुरू हो जाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तीनों एक्सिस, तीनों डायमेंशंस के अलोंग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन काफी तादाद में कसरत से जो है वो एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है, और दूसरा जो एक तीसरा एंगल बचता था या थर्ड डायमेंशन थी वो अपने पेंट के अपने मटेरियल के अंदर भी ड्रायर एजेंट डाल दिए, वो भी ऑक्सीजन मुहैया कर देते। तो ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में मौजूद होने की वजह से ऑक्सीडेशन जो है वो होती है।
अब ऑक्सीडेशन आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। और इस जब किसी भी फार्मूले की केमिकल फार्मूले की ऑक्सीडेशन हो जाती है, या तो ऑक्सीडेशन के बाद डेफिनेटली उसकी केमिकल चेंज आ जाता है उसमें। और इस केमिकल चेंज की वजह से हम ये कह देते हैं कि ये जो मटेरियल ऑक्सीडेशन के तहत ड्राइंग एंड क्योरिंग होती है ना जिसकी, समझ लो वो कन्वर्ट हो चुका है केमिकली, इसलिए हम उसे कह देते हैं कि ये कन्वर्टिबल है। और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, कन्वर्ट हो गया एक चीज से दूसरे फार्मूले में वो तब्दील हो गया, तो डेफिनेटली वो रिवर्स भी नहीं होना। तो जो कन्वर्ट हो जाता है वो नॉन रिवर्सिबल हो जाता है। और ऐसे मटेरियल को हमने कहा था कि ये थर्मो सेटिंग होता है। क्या होता है? थर्मो सेटिंग होता है। और हमने कहा कि जब ये ऑक्सीडेशन का अमल जारी होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर बनते हैं, और ये बनते चले जाते हैं जब तक मटेरियल अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच जाता। कौन कौन सा मटेरियल है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है? उसमें याद रखें, एल्किड्स हैं, फिनोलिक्स हैं, नेचुरल ऑयल हैं, नेचुरल रेजन्स हैं। ये स्पेशली ये भी याद रखें, ठीक है जी। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर वो क्वेश्चन ये कर देता है कि जी बताएं, जब ये जो ऑक्सीडेशन होती है किस किस्म के पॉलीमर बनाते हैं। आपने पीछे जब ऑक्सीडेशन पढ़ा था ना पॉलीमर में, तो ब्राइम पॉलीमर को भी पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन होती है। तो स्टूडेंट उस बात को ध्यान में रखते हुए जो आंसर लगा देते हैं वो ऑक्सीडेशन ब्राइम पॉलीमर के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन उसका सही जवाब क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन है, क्रॉस लिंकिंग है। क्लियर है? तो इसको यहाँ से पूछने दिया है। तो क्रॉस लिंकिंग पॉलीमराइजेशन होती है, ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो पॉलीमर बनेंगे क्रॉस लिंक बनेंगे। और कौन से मटेरियल में होते हैं? एल्किड्स, फिनोलिक्स, नेचुरल ऑयल और नेचुरल रेजन्स। ये लाजम याद रखें। नेचुरल ऑयल, नेचुरल रेजन्स तो सबको याद रह जाता है कि ऑक्सीडेशन के तहत होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर। एल्किड और फिनोलिक्स के बारे में वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, इसी में से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये अहम चीज है। उसके बाद में बारी आ जाती है जी केमिकल क्योरिंग की। केमिकल क्योरिंग में क्या है कि केमिकल क्योरिंग पेन नीड एडिशन ऑफ सेकंड मटेरियल। केमिकल मटेरियल में या केमिकल क्योरिंग में क्या होता है कि दो, जैसे टू पैक मटेरियल होते हैं, कहते हैं दो मटेरियल होते हैं और दोनों को आपस में आप मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उसके नतीजे में ड्राइंग क्योरिंग होती है। तो केमिकल क्योरिंग पेंट नीड एडिशन ऑफ सेकंड मटेरियल। जो भी केमिकल क्योरिंग पेंट होगा उसमें सेकंड मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। इन सम केसेस एज इन मॉइस्चर क्योरिंग वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे कुछ केसेस में जो मॉइस्चर क्योरिंग पेंट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन के साथ साथ वो क्या ले लेते हैं, वो मॉइस्चर ले लेते हैं। तो मॉइस्चर कहाँ से लिए उन्होंने? मॉइस्चर यानी सॉल्वेंट कहाँ से लिया? एटमॉस्फेयर से ही लेके क्योर हो जाते हैं। बट जनरली द सेकंड मटेरियल द एक्टिवेटर, लेकिन आमतौर पर वो यही सेकंड मटेरियल जो है ना, कहते दो मटेरियल को जो मिलाने से केमिकल क्योरिंग होती है। तो आमतौर पर ये जो सेकंड मटेरियल है ये वाटर नहीं होता, बल्कि क्या होता है? एक्टिवेटर होते हैं, जो कि केन्स के अंदर मौजूद है बकायदा ना। टू पैक मटेरियल आता है या मल्टी कंपोनेंट लिक्विड पेंट आते हैं ना, तो उसमें बेस और एक्टिवेटर अलग अलग होता है। पहला ए पैक या उसे हम बेस कह देते हैं, दूसरा बी पैक जो है वो उसे हम बेस बोल देते हैं, एक एक्टिवेटर बोल देते हैं और एक बेस बोल देते हैं। ये जो बेस है बेसिकली वो बाइंडर होते हैं। तो बाइंडर, उसको चाहे ए पार्ट कह लें या बी कह लें, हम ए कह लेते हैं बाइंडर को, रेजन को। और जो उसमें दूसरे एडिटिव्स ऐड करते हैं, एक्टिवेटर ऐड करते हैं, उनको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास बी है। तो टू पैक मटेरियल पहला और दूसरा, ये एक इनकी मखसूस रेशियो होती है। तो और उनकी डायरेक्शन बाकायदा बताई होती है। इनके साथ जब मैन्युफैक्चरर टू पैक मटेरियल देता है तो उसके साथ बाकायदा एक डेटा शीट भी मुहैया करता है मैन्युफैक्चरर। उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है और हमें उन इंस्ट्रक्शंस को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। जिस तरह का, जितनी रेशो से कहा है उतनी रेशो से उतनी क्वांटिटी में चीजों को मिलाएंगे तो तब रिजल्ट मिलेगी। कुछ ऐसे भी पेंट होते हैं जैसे आपने दो टू पैक मटेरियल को आपस में मिलाया और मिलाने के बाद कहा जाता है कि यार इसको कम से कम ना 20 से 30 मिनट के लिए रख दें। ये जो 20 से 30 मिनट रखा है ना, ये उसके इंडक्शन पीरियड कहलाता है। उसके बाद इसका आप इस्तेमाल करें। समझ में? जब ये केमिकल क्योरिंग होगी तो उसका इंडक्शन पीरियड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसी आपके केमिकल क्योरिंग को एक्सप्लेन करते हुए
यहाँ पे दो लाइफ है जिनको वो डिस्कस करता है, एक इंडक्शन पीरियड को, दूसरा पॉट लाइफ को। पॉट लाइफ और क्या दूसरा इंडक्शन पीरियड, तीसरा आप पहले पढ़ा था हमने शेल्फ लाइफ। ये तीन जो है ना लाइफ, इसको जरा समझ लें। पहली बात अगर हम करें शेल्फ लाइफ, कि मैन्युफैक्चरर या पेंट को तैयार करता है और तैयार करने के बाद में एक डेट दे देता है कि बेस्ट बिफोर दिस डेट, या एक्सपायरी डेट दे देता है, वो समझ लें उसकी शेल्फ लाइफ है। फिर अगर टू पैक मटेरियल है तो फिर उनकी मखसूस रेशो, जिस रेशो से बताया गया कि इनको आपस में मिक्स करें, तो पहले उनको मिक्स किया जाता है और मिक्सिंग के बाद और इस्तेमाल से पहले 20 से 30 मिनट के लिए कहा जाता है कि इनको रख दें। ये जो 20 से 30 मिनट इनको आप रखते हैं, इस पीरियड को इंडक्शन पीरियड बोलते हैं। और उसके बाद जब आप मिक्स कर लेते हैं पेंट को, टू पैक मटेरियल हो या पेंट जो भी आप यूज करने लगे, तो मिक्स करने के बाद जब तक वो इस्तेमाल के काबिल रहता है, जब तक वो इस्तेमाल के काबिल रहता है, वो जो पीरियड होता है वो समझ लें उसकी पॉट लाइफ होती है। क्या होती है? पॉट लाइफ। बेसिकली होता क्या है कि जब केमिकल क्योरिंग होनी है ना, तो बेस और एक्टिवेटर यानी टू पैक मटेरियल को मैन्युफैक्चरर की डिफाइंड रेशियोज के मुताबिक आपस में मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद में 20 से 30 मिनट रखा जाता है, यानी इंडक्शन पीरियड भी लिखा हुआ होता है उसमें कि इसको इतने टाइम के लिए आपने रखना है। अब जब आप रख देते हैं तो बेसिक वो रिएक्शन उसमें कंटिन्यू हो रहे होते हैं। दो तरह के रिएक्शन है, उनमें से किसी एक तरह का रिएक्शन हो रहा होता है। दो तरह के रिएक्शन कौन से? या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से हीट रिएक्शन के दौरान खारिज हो रही हो, एग्जिट हो रही हो, समझ लो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट जज़ब हो रही हो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको कैसे पता चलेगा? आप कंटेनर को हाथ लगा के देखें ना, जिसके अंदर ये दोनों मटेरियल आपने मिक्स किए हैं। अगर अगर तो आपको कंटेनर गर्म लगे तो इट मींस रिएक्शन के दौरान हीट पैदा हुई है जिसने कंटेनर की वॉल्स को जो है वो गर्म कर दिया, वार्म अप कर दिया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट खारिज हो वो एक्सोथर्मिक। और उसी को हाथ लगा के देखें, अगर वो कंटेनर वो वेसल आपको ठंडा लगे तो समझ लो एंडोथर्मिक हुआ है। क्लियर है? बाज दफा हाथ लगाने से भी ठंडा पता चल जाता है, बाज दफा उसके ऊपर पसीना सा आ जाता है जिस कंटेनर के अंदर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा। वो पसीना आपको पता है बाहर जो हवा में वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर वो पसीने की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, या वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। क्लियर है? तो ये दो तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। जैसे अभी हमने कहा टू पैक मटेरियल है, तो उसमें जो मोस्टली क्योरिंग एजेंट्स यानी एक्टिवेटर वगैरह डाले जाते हैं, उनमें अमाइड्स, अमाइंस और आइसोसायानेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अमाइड्स यूज करें और बेस इपॉक्सी हो तो इपॉक्सी क्योरिंग एजेंट अमाइड अगर ये यूज करें तो कहते हैं ये एम्बिएंट टेम्परेचर जो वहां पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहते हैं वहां पे फुल क्रॉस लिंकिंग जो है इनकी 7 दिनों में होती है। 7 दिनों के अंदर 7 डेज में ये खुश्क होगा। इस तरह अगर आप अमाइंस यूज करते हैं एक्टिवेटर इपॉक्सी के अंदर, तो फिर जो है वो क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन वही टेम्परेचर रहेगा और ये यहाँ पे 3 दिन में काम। इसी तरह आइसोसायनेट्स के इस्तेमाल करेंगे तो 16 घंटे में भी काम हो जाएगा। समझ रहे बात? लेकिन आइसोसायनेट्स का जब इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आइसोसायनेट्स बड़े नुकसानदेह होते हैं। इनका जो है वो ख्याल रखें कि इनका इस्तेमाल बड़ी केयरफुली करना पड़ता है। फिर कि क्या ये जो मटेरियल केमिकल क्योरिंग मैकेनिज्म के तहत क्योर होता है, ये क्या है? ये थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है? डेफिनेटली ये क्योर हो चुका, दो मटेरियल आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के नतीजे में कोई तीसरा मटेरियल बनता है। ठीक है, ये तीसरी कोटिंग बनती है। तो चूंकि ये कन्वर्ट हो गया केमिकली, इसलिए हम इसे कह देते हैं कि ये थर्मोसेटिंग होता है, कन्वर्टिबल होता है और नॉन रिवर्सिबल होता है। क्लियर? और लास्ट मैकेनिज्म है दैट इज कोलेसेंस। कोलेसेंस मोस्टली आपने पढ़ा था ना कि मल्शन पेंट्स, हमने कहा था कि मल्शन पेंट्स और एंटी क्रोसिव पेंट्स तो इस्तेमाल नहीं हो सकते क्योंकि
उसमें सॉल्वेंट जो है वो भी वाटर है, लेकिन वो वाटर सिर्फ कंटिन्यूअस फेज है, सॉल्वेंट नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी लिक्विड है। और उसी के अंदर हमने कहा था ऑयल है, लेकिन वो भी उसमें एक दोनों आपस में हल नहीं है, इसलिए उसे इमल्शन का नाम दिया था। तो इमल्शंस को हमने कहा कि बेसिकली एंटी क्रोसिव के तौर पर तो पेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसका चूंकि आपको मैकेनिज्म समझाना है, इस वजह से कोलेसेंस वाला वो मैकेनिज्म समझाना था, कहते इस वजह से वहां पीछे जिक्र किया गया था। कोलेसेंस का मतलब क्या होता है जी? कहते हैं फिजिकली जॉइन टुगेदर। अब नाम से बता रहा है कि फिजिकली जॉइन टुगेदर, इट मींस here is no chemical reaction, here is no chemical change, here is no oxidation is going to be taken। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलेसेंस में अब जस्ट फिजिकली जॉइन टुगेदर है, ठीक है। तो इन एन इमल्शन द रेजन ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स इन अ कंटिन्यूअस फेज। इमल्शन की एग्जांपल मैंने दी कि वो कोलेसेंस के जरिए क्योर होता है, ड्राइंग क्योरिंग होती है, और उसमें जो रेजन्स है इन एन इमल्शन द रेजन्स ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स इन द कंटिन्यूअस फेज। तो पानी सॉल्वेंट, उसके अंदर रेजन ड्रॉपलेट्स होते हैं, बाइंडर होते हैं। अपॉन एप्लीकेशन, जब आप पेंट इमल्शन पेंट को लगा देते हैं तो सॉल्वेंट जो पानी था वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। कहते जब वो इवेपोरेट होता है तो उसमें रेजन के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर वो ड्रॉपलेट्स फैले हुए हैं, लेकिन जैसे वो सॉल्वेंट इवेपोरेशन होने की वजह से कम होता जा रहा है तो वो ड्रॉपलेट्स वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि सॉल्वेंट तकरीबन इवेपोरेट होता है तो फिर ये सारे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे को टच कर लेते हैं। आप सबको पता है ये जो ड्रॉपलेट्स है तकरीबन राउंड या ओवल शेप में होते हैं। जब भी कोई राउंड या ओवल शेप में चीजें चारों तरफ से एक दूसरे के साथ आके टकराती है तो दरमियान में कुछ खाली जगह रह जाती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्या होना है कि सॉल्वेंट इवेपोरेशन की वजह से वो ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के रेजन के ड्रॉपलेट्स करीब आ रहे थे, और चारों तरफ जब एक दूसरे को अटैच कर लेंगे तो इसका मतलब है कुछ मिकदार सॉल्वेंट के दरमियान में फंस जाएगी। जब सॉल्वेंट की मिकदार दरमियान में फंस जाती है और चारों तरफ से बेस या बाइंडर के ड्रॉपलेट्स उसको घेर लेते हैं तो उस सॉल्वेंट का अंदरूनी टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर पहले से चेंज हो जाता है। पहले सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जब चारों तरफ से ये रेजन्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं उन्होंने घेर लेते हैं तो फिर इसका सॉल्वेंट का अंदर टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस टेम्परेचर चेंज को टीजी बोलते हैं, टीजी। और ये चेंज होना बड़ा जरूरी है, तब जाके ड्राइंग क्योरिंग होनी है, अदरवाइज नहीं होगी। ये टीजी अगर चेंज ना हो तो ड्राइंग क्योरिंग भी ना हो। क्लियर है? तो टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है तो आपको पता है जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स टेम्परेचर की वजह से जो है ना वो रास्ता दे देते हैं, जिससे क्या होता है सॉल्वेंट जिसका टेम्परेचर बढ़ चुका हुआ है ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर दाखिल होता है, दाखिल होकर उन्हीं ऑयल ड्रॉपलेट्स को पहले प्लास्टिसाइज करता है और फिर उसको सॉलिडिफाई कर देता है, और इस तरीके से प्लास्टिसाइजर्स बनाए जाते हैं कोलेसेंस के जरिए। क्लियर है? और पीछे हमने पढ़ा था ना प्लास्टिसाइजर सैचुरेटेड ऑयल बनाने के लिए, प्लास्टिसाइजर बनाने के लिए सैचुरेटेड ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। अब दीज मटेरियल एग्जांपल गिवन है एक्राइलिक, विनाइल्स आर रिवर्सिबल। ये जो मटेरियल हैं जैसे एक्राइलिक है, विनाइल्स हैं, ये रिवर्सिबल है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इन दिस केस दैट वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट। इस केस में हम ये कहेंगे कि पानी सॉल्वेंट नहीं है, बट इफ द ट्रू हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट वाज यूज्ड द मटेरियल वुड बी अ सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप पानी की जगह पे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट यूज करें और आप कहें सस्पेंशन बनाने, ये इमल्शन पेंट बनाने हैं, तो नहीं बनेगा, कहते फिर वो आपस में हल हो जाएंगे। तो हल हो जाए तो फिर तो वो सोल्यूशन बन जाता है। और डिस्पर्शन, डिस्पर्शन में टाइप है आगे सस्पेंशन या इमल्शन। तो ये इमल्शन की बात हो रही। क्लियर है? ये चैप्टर नंबर आपका 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम वो ले सकते हैं।